नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त एक ऐतिहासिक क्षण और एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ मैं आपसे रूबरू हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, जिसको कहा जाता है कि एक विंध्य के लिए एक बहुप्रतीक्षित जो अवसर था और एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, वो मांग और वो अवसर पूरा हुआ है। और विधानसभा के सत्र के साथ ही आरंभ जो हुआ है सोमवार से, इस सत्र के आरंभ के साथ आप कह सकते हैं कि विंध्य के इतिहास ने भी एक करवट बदल ली है। और अब विंध्य की वो बहुप्रतीक्षित मांग जो 18 वर्षों से किन्हीं किन्हीं कारणों से लंबित होती रही, सुयोग्य व्यक्ति न मिलने या फिर और तमाम आप राजनीतिक बाध्यताएं और विवशताएं कह सकते हैं, वो आज दूर हुई। और विंध्य क्षेत्र से वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य रहे हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा बतौर विधायक 2003 से अनवरत 2018 तक जारी रही है, गिरीश गौतम जी, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं इस पद के लिए। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। एक भावुक क्षण होता है गिरीश जी, हालांकि आपका बड़ा धीर गंभीर व्यक्तित्व है और गिरीश आपका जैसा नाम है, और गिरीश यानी मैं समझता हूँ शिव का ही नाम है ये, तमीशम गिरीशम, तो भीतर गंभीरता तो है ही आपके, लेकिन आज कुछ मन में भावुकता भी होगी। पीछे मुड़कर उन साथियों को भी देख रहे होंगे जिन्होंने हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। कैसे देख रहे हैं इस ऐतिहासिक क्षण को? मैं कॉलेज में 1970 में आया जी। तो छात्र की राजनीति तभी से शुरू किया और संघर्षों के दौर से निकलता हुआ 1976 में लाइसेंस मिला वकालत का जी। और इसके बाद वकालत शुरू की, तब भी राजनीति करता रहा। और पहला चुनाव विधानसभा को 1980 में लड़ा जी। पराजय सामना करना पड़ा, फिर 85 में लड़ा, फिर पराजित हुआ, फिर 93 में लड़ा, फिर पराजित हुआ, फिर 98 में लड़ा, तब भी पराजित हुआ। पर ये जो फासला था मेरे पराजय और विजय के बीच में, तो 98 आते आते केवल 294 वोट का रह गया। कभी 4000 से हारा, कभी 3000 से हारा। तो एक प्रेरणा मिलती रही कि आखिरकार अभावों के भीतर रहते हुए जन सेवा या जनता के लिए संघर्ष के माध्यम से भी लोगों को अपनी तरफ जोड़ा जा सकता है। और जिनकी लड़ाई मैं लड़ता था, यदि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वकालत ही करना शुरू कर दूं, एक करियर वो भी हो सकता था। पर ये हुआ कि नहीं, ये फिर इनका क्या होगा, तो उनके लिए भी करना, इसलिए वकालत और संघर्ष दोनों साथ साथ चलाते रहे। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहे। साइंस ग्रेजुएट और फिर विधि के स्नातक गिरीश जी, जिनसे आपने टक्कर ली अपने राजनीतिक जीवन में, वो भी राजनीति के शिखर पर आसीन व्यक्तित्व रहे हैं। और बीजेपी का ये वो दौर भी था जब बीजेपी आगे तो तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ भी थीं। तो उस दौर में जो परेशानियाँ आईं, उन्हें आप किस तरह याद करते हैं? नहीं, मैं बीजेपी में 1999 में आया जी। 98 के चुनाव हारने के बाद जब 294 वोट से हारा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंत्री हमारे संगठन मंत्री भगवत शरण माथुर हुआ करते थे। तो उनके प्रयास से उनने कहा कि उनको ऐसा लगा होगा कि एक अच्छा बीज है ये, इसे पेड़ बना करके जिससे फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उनकी नज़र मेरे ऊपर थी और उन्होंने प्रयास करके 99 में भाजपा में मुझे जोड़ दिया। और इसके बाद भी संघर्ष यात्रा जारी रही, वकालत भी करता रहा, संघर्ष भी करता रहा। 2003 में पार्टी ने इस लायक समझा कि टिकट दिया जी। और मैं चुनाव जीत गया। फिर 2008 में विधानसभा आरक्षित हो गई, तो पार्टी की कृपा हुई, 2008 में देवतालाव दे दिया, देवतालाव चले गए। तब से लगातार देवतालाव से 3 बार हो गया, जीतते हुए आ रहे हैं। 2003 एक बड़ा निर्णायक क्षण रहा आपके लिए, और उस चुनाव में आपने जिस विभूति या व्यक्तित्व को पराजित किया, वो भी बहुत उसी पद पर रहे जिस पर अब आप हैं। इतिहास किस तरह से करवट बदलता है ये कोई नहीं जानता, और उस समय शायद ना आपने सोचा होगा, ना आपके समर्थकों ने, और ना बीजेपी ने, और ना कांग्रेस ने, कि गिरीश गौतम जी जिस व्यक्तित्व को परास्त कर रहे हैं। उस चुनाव को आप कैसे याद करते? बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था वो। भारतीय लोकतंत्र के लिए वो एक मील का पत्थर हुआ, क्योंकि यदि याद हो आपको भी, जब
उमा भारती जी को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। जी लालवाणी आडवाणी जी यहाँ आए थे लाल परेड ग्राउंड में। जी। तो एक शब्द उनका याद हो यदि आपको, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट देखिए, मनगमा विधानसभा की पोलिंग क्रमांक 159 में एक कमरे के मकान में 1236 नाम लिखे हुए हैं। ठीक बात। ये उठाया था उन्होंने और राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनी। जी। चुनाव आयोग ने ध्यान दिया, फिर उसका प्रयास किया हमने कि भाई नाम काटे जाएं, और उसमें से 27-28 हज़ार नाम काटे गए, वोटर लिस्ट से काटे गए। फिर इसके बाद चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि उनके दिमाग में आया कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाकई में स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, और चुनाव आयोग ने स्पेशल अटेंशन कर दिया। तो बाहर के कर्मचारी चले गए, वोटर लिस्ट बनाने चले गए, फिर वोट कराने चले गए, फिर गिनती कराने चले गए। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण इस रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पर्चा भरना शुरू हो और उसके बाद वोटर लिस्ट बन रही हो, और हम लोग इस बात का इंतजार करते रहे हों कि वोटर लिस्ट फाइनल हो तब हम पर्चा भरें। अब अंतिम दिन, माने 2 दिन पहले वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ, तब अंतिम दिन हम लोगों ने पर्चा भरा। तो ऐतिहासिक क्षण था वो। ऐतिहासिक क्षण। हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त टक्कर थी। और मुझे ये भी याद है कि बघेली में एक बात कही जाती थी कि दादा नहीं है दाऊ हैं, और वोट न देबो ताऊ हैं। मतलब आप वोट नहीं देंगे तब भी ईश्वर सदृश है ये व्यक्तित्व, और चुनाव तो जीतना तय है। अब वो समर्थक अपने मन से लाइन तय करते हैं। उनने ना कहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये आपका बड़प्पन है। मैं और समर्थकों ने एक लाइन बना ली और उस लाइन पर नारा लगाने लगे। हाँ, उनको रोकना चाहिए था इस बात को। जैसे हमारे समर्थक इस तरह का कोई लोकतंत्र के विरोध का कोई नारा लगता हो या लोकतंत्र के विरोध की कोई बात आती हो, तो जो नेतृत्व कर रहा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके, उसको रोकना चाहिए। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि उनका एक राजनीतिक जो संघर्ष का दिन था, वो लोग भी बहुत संघर्ष के दौर से गुजर करके आए थे। और इसीलिए मैंने जब उनका श्रद्धांजलि मुझे अर्पित करनी हुई तो मैंने ये कहा था कि ये श्रीनिवास तिवारी की मौत नहीं है, स्पीकर की मौत नहीं है, एक राजनीतिक योद्धा का अवसान हुआ है। मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और मेरा दृष्टिकोण यही था कि क्योंकि जिस तरह से नई राजनीति आ रही है, अब सड़कों में संघर्ष करने वालों की संख्या, शायद मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है कि मैं पुरानी पीढ़ी का हो रहा हूँ, नए लोग आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो संघर्षों का दौर था वो शायद राजनीति के भीतर अब कम होता चला जा रहा। मुझे खुद याद है कि अपने विधायक बनने के पहले तक 70 से ज़्यादा बार जन संघर्षों से, आंदोलनों के को लेकर के जब मैं खड़ा हुआ तो 70 से ज़्यादा बार में मुझे जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो एक अच्छा, केवल हम ही नहीं करते थे, उस ज़माने के हमारे चंद्रमणि त्रिपाठी जी थे, कौशल प्रसाद जी थे, तमाम सारे लोग थे। तो वो सब संघर्ष करके राजनीति में एक मुकाम हासिल करना चाहते थे और समाज को जोड़ने का काम करते थे। तो ये अब में थोड़ा सा ये फ़र्क है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि गिरीश गौतम जी की अगर मैं बात करूं, कि आप याद करते हैं श्रीनिवास तिवारी जी को एक ऐसे राजनीतिक योद्धा के तौर पर, और इस राजनीतिक सद्भाव की आज की राजनीति को बहुत आवश्यकता है, जहां राजनीतिक कटुता सतह पर निरंतर हम देख रहे हैं, और ये बहुत चुभने वाली बात है। सर, विंध्य की मैं अगर बात करूं तो समाजवाद का गढ़ शास्त्री जी मुझे याद आते हैं, जो दिव्यांग होते हुए, नेत्रहीन होते हुए अद्भुत योद्धा। और रिसेंटली हम लोग रीवा में थे जब एक कार्यक्रम था, आप भी आमंत्रित रहे, उसमें किन्हीं कारण से आप नहीं आ पाए। तो एक प्रतिभागी ने बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि वो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी से हैं, राजेंद्र शर्मा जी। उन्होंने कहा 80 में मेरा सिलेक्शन हो गया था बिट्स पिलानी में, लेकिन रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज इतना बेहतर था कि मुझे ये सलाह दी गई कि आप बिट्स पिलानी छोड़कर रीवा को ऑप्ट कीजिए। यानी 80, 70, 60, 50 तक रीवा शैक्षणिक केंद्र था, पूरे देश में चर्चा का विषय था, राज्य तो वो रहा ही। लेकिन बाद में किन्हीं कारण फिर उन्होंने कहा कि रीवा, पटना, इलाहाबाद, बनारस के पिछड़ने का कारण चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद और नागपुर से ये है कि इन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया। एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है कि विंध्य को उस दिशा में जिसका वो हकदार रहा है, प्रतिभाएं आज भी वहाँ ढेरों हैं,
बहुत प्रतिभाएं हैं, बौद्धिक वर्ग वहाँ बहुत गहरा है, युवा भी, मिडिल एज्ड भी और वरिष्ठ पीढ़ी भी। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो देखिए, कई बार हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कितना भी बढ़िया खेत हो, यदि हम खराब बीज डालेंगे तो उससे अच्छी फसल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ठीक बात है। ठीक है ना जी। और उस बीज के लिए एक तुलना मैं इस तरह से करता हूँ, दो खेत हैं, दोनों में एक ही तरह की बीज बो, एक में खाद दो, पानी दो, एक में बिना खाद पानी के, दोनों की पैदावार अलग अलग होगी। तो उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वहाँ पर सुविधाएं जल्दी आ गई या इस तरह का डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का आ गया कि वहाँ के बच्चों को बढ़ने का अवसर मिला। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, जिसके कारण तमाम विभूतियाँ होते हुए भी उनको बढ़ने का अवसर नहीं मिला, सीखने का अवसर नहीं मिला, अपना हुनर दिखाने का अवसर नहीं मिला उनको। ये कारण आप मानते हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा भी आप मानते हैं विंध्य को लेकर? जी। पृथक विंध्य की बात आप ही की पार्टी के एक विधायक कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो मानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक ही विभाजन पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ एक स्वाभाविक रूप से एक अलग राज्य की दरकार रखता था। आप इस पर क्या दृष्टि रखते हैं? नहीं, ये देखिए, विंध्य का आंदोलन 1956 से शुरू हुआ। जी। 1956 में विंध्य प्रदेश को तोड़ने के खिलाफ एक मर्जर के खिलाफ एक मूवमेंट चला। विंध्य प्रदेश को नहीं तोड़ना, हम मर्जर नहीं चाहते, और हमारे यहाँ गंगा चैताली शहीद हो गए इसी मर्जर को लेकर। फिर वो मर्जर हो गया, सारे लोग यहाँ चले आए, मध्य प्रदेश में आए गए। इसके बाद धीरे धीरे करके फिर से विंध्य प्रदेश बनाने को लेकर के अलग अलग तरह के लोग आंदोलन करते रहे। अब बीच में जब स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी थे स्पीकर, तो एक संकल्प पारित हुआ विधानसभा में। अब अभी मैंने 5-6 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा कि नारायण त्रिपाठी जी का कहना ये है कि केवल दिखावे के लिए संकल्प पारित हुआ, उसको केंद्र को भेजा ही नहीं गया। अच्छा। क्योंकि जब अटल जी छोटे राज्यों की अवधारणा के तहत छोटे राज्य बना रहे थे, उस समय यदि ये संकल्प गया होता तो शायद वो बन गया होता। तो अब उनका ये आरोप लग गया। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच से, और मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह की मांग हो रही उसको कभी पूर्ति हो पाना संभव होगा। तो पहले तो कुछ ऐसा करके एक साथ आने का प्रयास करना चाहिए। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि विंध्य, जिसको हम प्रदेश विंध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं जी, उस प्रदेश के विकास की बात करें। मध्य प्रदेश में रहते हुए ज़्यादा लाभ विकास हमारा पहुँचे। हमारी पार्टी प्रयास भी कर रही, बाण सागर की देन है, सिंचाई के तमाम संसाधन पैदा करना। 2.5 लाख हेक्टेयर तक हम रीवा जिले में सिंचाई में प्रवेश कर गए। अभी एशिया का सबसे बड़ा सोलर जो प्रोजेक्ट आया वो हमारे रीवा में आया। अभी आप जो हमने हब बनाया सिंगरौली के भीतर, वो हमारे रीवा के भीतर है। तो डेवलपमेंट में कहीं पीछे नहीं छोड़ा गया। इसमें इसको इस तरह से अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब किसी आंदोलन को, हमारे खुद के कल्ट को डेवलपमेंट के लिए कोई आंदोलन होता है, तो शायद वो सफलता प्राप्त करने में उसको असुविधा होती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन आंदोलनों के असफल होने का शायद एक बड़ा कारण है। मुझे लगता है ये भी एक राजनीतिक विचार में पगी हुई टिप्पणी है और काफ़ी मजबूत टिप्पणी है। आपके रिप्रेजेंटेशन से विंध्य के प्रतिनिधित्व की मांग जो लंबे समय से थी वो पूरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं जो समायोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके मित्र हैं केदार शुक्ला जी, आपके अनुज हैं राजेंद्र शुक्ला जी, और ये माना जा रहा है कि ये दोनों विभूतियाँ भी अपने अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य के अनुसार उचित रूप से एडजस्टमेंट के लिए हकदार हैं। कि इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो शुद्ध रूप से संगठन और ये मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, उसमें हमारा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है जी। इसलिए मुझे बोलना उचित नहीं है, ना मुझे बोलना चाहिए। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है, एक शास्त्रीय टिप्पणी है आपकी, लेकिन आपने जिस तरह सहमति ये दी है कि दोनों योग्य हैं, उसमें आपने पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल योग्य तो सभी हैं। जनता ने योग्य माना, इसलिए चुनाव जिता कर भेजा है, विधानसभा के भीतर आए। तो योग्यता में किसी की कमी नहीं है, अवसर की कमी हो सकती है। जैसे विधानसभा क्षेत्र के भीतर आप देखते होंगे, हमारे बराबर की या हमारी हैसियत के बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं, पर विधायक एक ही हो के आना है। हम चले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही भर उस विधानसभा के भीतर काबिल हैं। हमारे बराबर के और कई कार्यकर्ता काबिल हैं, जिनको अवसर मिले
तो अपना उनको अवसर मिलते ही अपना निखार कर सकते हैं जी। और वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। विंध्य को लेकर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन गौतम जी, ये आरोप लगता रहा है कि बहुत स्टालवर्ट लीडरशिप के बावजूद, दिग्गजों की पूरी जमात होने के बाद भी समन्वय की कहीं कमी थी। अब आप विंध्य के लिए एक बड़के भैया वाला दायित्व भी आपका है। न सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप बल्कि कांग्रेस की लीडरशिप भी आपकी तरफ देखेगी कि आप सबको साथ लेकर चलें। मैं इसमें दूसरे तरह सोचता हूँ। वाह। जैसे हम ये कहते हैं कि वो कांग्रेस विचारधारा के, हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के, कोई दूसरी विचारधारा का, मैं इसको इस हिसाब से सोचना चाहिए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं। हमारा विचार दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद जी का, एकात्म मानववाद का, हमारा विचार ये हो सकता है। कांग्रेस का विचार उनका विचार हो सकता है, पर विचारों की जो धारा निकले वो प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए निकलनी चाहिए। उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं विधानसभा के भीतर, अब ईश्वर ने और हमारे पार्टी संगठन ने हमको अवसर दिया, तो मैं चाहता ही हूँ कि वाद विवाद कम हो, संवाद ज़्यादा हो। वाद विवाद से दोनों बोलते हैं, समझ में किसी का नहीं आता। संवाद में एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, फिर सुनता है, फिर उसका जो परिणाम निकलता है पूरे प्रदेश को मिल सकता है। उसका फल माने परिणाम फल जो है पूरे प्रदेश को मिल सकता है। ये आपने बहुत गहरी बात कही है, क्योंकि संवाद जो बहस है, बहस में कई बार शोर होता है, वो शोर इतना कर्कश हो जाता है कि मुद्दे गुम हो जाते हैं। संवाद एक रचनात्मक शब्द है, डायलॉग, बहुत अच्छी बात है। अध्ययनशीलता की कमी मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ जनप्रतिनिधियों में कम हुई है, समाज में ही जब से डिजिटल मीडियम्स आए हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हुई है। आपका सामाजिक रुझान हमेशा पढ़ने की तरफ रहा, ऐसी पुस्तकों में आप काफ़ी, कैसे आप जनप्रतिनिधियों में अध्ययनशीलता के रुझान को भी डेवलप करने के लिए विधायकों में क्या सोच रखते हैं? बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है आपकी। डिजिटल आने के बाद हमको उसको प्लस के रूप में देखना चाहिए, हमें पैरेलल नहीं देखना चाहिए। जी। कि हमारे किताबों का प्रिंट का जमाना गया, केवल इलेक्ट्रॉनिक बचेगा, ऐसा करके नहीं विचार करना चाहिए। मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। जैसे हमारा ये जो डिजिटाइजेशन हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीमेशन देते हैं, और सामने जब आपके सामने खड़े होते हैं तो आपको इंटीमेसी देते हैं। आत्मीयता और सूचना दोनों में बहुत फर्क है। जी। तो हम जब आपके सामने किसी के सामने खड़े हुए, बुजुर्ग को प्रणाम किया, प्रणाम करके उसका पाँव छुआ, तो एक आत्मीयता का भाव पैदा होता है। और इससे मोबाइल से तो केवल सूचना देंगे कि आपको यहाँ आना है, मेरे यहाँ कार्यक्रम है, वो चलाइए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मत चलाइए, परंतु उसको ऐसा करके देखिए कि कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दोनों पाँव एक साथ उठा करके दौड़ नहीं सकता। एक पाँव जमीन में रखना पड़ेगा और एक पाँव उठाएंगे तभी दौड़ पर आगे चल करके पार पाएंगे। तो ये करके विचार करना चाहिए। उसको सकारात्मक रूप से हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए हमको प्रयोग करना चाहिए, न कि उसको नकारात्मक किसी को गाली देने के लिए, उल्टा कमेंट करने के लिए, इसके लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक आपकी अच्छी सोच है इसको लेकर भी। सदन में संवाद लगातार बढ़े और सदन की अवधि भी बढ़े, क्योंकि एक आरोप ये भी लगा है, और उसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी ये बराबर की है कि सदन की अवधि लंबी हो, क्योंकि जितना लंबा सदन का सत्र होगा प्रदेश के हित में उतनी अच्छी चर्चा होगी। इसके लिए आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? समय दिन और तारीख से नहीं तय होता। विधानसभा में या किसी सदन में हम कितने समय तक किसी विषय को लेकर के बहस करते हैं। केवल हल्ला गुल्ला करके 50 दिन बिता सकते हैं, तो वो भी कहें हम ये कि हमने 50 दिन चलाया और पाया कुछ नहीं। और हमने 10 दिन चलाया, पाया बहुत कुछ। तो मीनिंगफुल के लिए हमको वही मैंने कहा ना कि संवाद की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो किसी विषय को लेकर के, और उसका जो निचोड़ प्राप्त हो वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आप विपक्ष को भी पूरी तरह आश्वस्त करते हैं, आपके दरवाजे खुले रहेंगे? पार्टी के संगठन ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, उनके विश्वास पर खरा उतर सकूं, इस बात का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रयास ये करूंगा कि हमारे विधानसभा के जो सदस्य चुन करके आए हैं, हमारे माननीय सदस्यों के हितों के और उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकूंगा। इन दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा।
मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं गिरीश जी, और आपसे चर्चा करके हम ये आश्वस्ति भाव अपने मन में ज़रूर ला पा रहे हैं कि एक धीर गंभीर व्यक्तित्व इस बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, और जिनका मानना है ना, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे पर कि इस दायित्व को संभालने के साथ एक उनके भीतर चिंतनशीलता भी है कि मैं कैसे पंच परमेश्वर रूपी इस कुर्सी पर बैठकर अपने दायित्व को सम्यक रूप से उसका निर्वाह करते हुए मैं किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले 230 विधायकों के हितों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ूं। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और गिरीश जी को इसका पूरा भान है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ये थे गिरीश गौतम जी, नवागत जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, और सोमवार को विधिवत उन्होंने निर्वाचन के बाद दायित्व संभाला। कोई कटुता नहीं है मन में, न कोई पीड़ा है, न इस दायित्व को मिलने के बाद मन बल्लियों उछल रहा है, और न ही ये है कि कहीं गहरे चिंतन में या कहीं उद्विग्नता में है। एक गहरा प्रशांति भाव है उनके मन में, और ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये उनकी राजनीतिक यात्रा में उनके साथ रहा है। जो उनको जानते हैं, समझते हैं, वो गिरीश जी के बारे में यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है कि एक प्रशांति भाव का, एक शांत व्यक्तित्व और गहन गंभीर व्यक्तित्व का वरिष्ठ राजनेता अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हुआ है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।